हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं हूं नूरुसलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान की एक एरिया है फिज़िक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी। तो इस एरिया में से आज हम जो डिस्कस करेंगे फिज़िक्स का एक चैप्टर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है लाइट या प्रकाश। प्रकाश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जब भी हम एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल एरिया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्लस यहाँ पर न्यूमेरिकल भी ऐड होते हैं और वो न्यूमेरिकल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये एरिया आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल है। तो आज हम इस पूरे लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस इसी में कवर हो जाएं, सारे डाउट क्लियर हो जाए एक सिस्टमैटिक तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है लाइट। आज के इस लाइट चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, इसका एक जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। आज के इस टॉपिक में या आज के इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रकाश क्या है, इसके बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे और इसकी परिभाषा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको समझेंगे। उसके बाद प्रकाश की तरंग प्रकृति को अच्छे से समझा जाएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर हम उसी तरंग प्रकृति के अंदर प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन को डिस्कस करेंगे और इसका जो यूज़ है हमारी डेली लाइफ में उसको जानेंगे और उसको समझेंगे। फिर इसके बाद हम प्रकाश की कुछ और घटनाओं को भी विस्तार में समझेंगे, जैसे कि प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण, प्रकाश का स्ट्रेट लाइन या ऋजु रेखा पर चलना और इन सब के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुट होते हैं उसको समझेंगे। तो अगर आपने इसको समझ लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, इजी गोइंग है, बस आपको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश की परिभाषा से, इसको जानते हैं, डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? तो जब आपसे प्रकाश पूछा जाता है तो आप इसको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हो, जैसे कि प्रकाश वो जो हमें देखने में मदद करता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, वगैरह वगैरह आप इसे बताते हो। हम यहाँ पे बात करते हैं तो व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। इट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो चीज़ों को देखने में हमारी मदद करती है। अब अगर हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है, तो इसको लेकर शुरू से ही लोगों के मन में अलग अलग विचार थे। कुछ लोगों का कहना था कि भैया प्रकाश जो है कण के रूप में आगे बढ़ता है, और कुछ लोगों का कहना था कि प्रकाश तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। तो सबका अपना अपना मतभेद था। इस वजह से प्रकाश की हम प्रकृति कैसे बोलते हैं? द्वैत पद्धति या दोहरी प्रकृति। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर है डुअल नेचर, है ना। ये दोहरी पद्धति का है, ये कण के रूप में भी आगे बढ़ता है और एक तरंग के रूप में भी आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा को अगर आप समझ लेंगे तो एग्जाम के ज़्यादातर क्वेश्चन इसकी परिभाषा से ही बनते हैं और वो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। वो आप गलत ज़रूर करते हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश या लाइट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द एनी ऑब्जेक्ट, जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है। इसकी प्रकृति कहती है, इसका नेचर कैसा है, दोहरी प्रकृति, द्वैत पद्धति या ये डुअल नेचर का है। ओके, अब जब दोहरी प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो ये कण के रूप में भी आगे बढ़ता है और
तरंग के रूप में भी आगे बढ़ता है। ठीक है, इट कैन बी ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल्स के फॉर्म में भी आगे बढ़ता है, और ये वेव के फॉर्म में, तरंग के रूप में भी आगे बढ़ता है। जब ये कण के रूप में आगे बढ़ता है तो इसके बारे में अलग अलग लोगों ने हमें अलग अलग चीजें बताई, है ना। और इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव घटना थी या इफेक्टिव पार्ट था या सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था वो था प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है इसको हल्के में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके इस घटना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव को जब हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म है कि भाई प्रकाश वैद्युत प्रभाव को डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने इसे अलग अलग तरीके से बताया, और ये बोला सबके अलग अलग सिद्धांत थे। वो हम देखेंगे किसने कौन कौन से सिद्धांत दिए, उसकी एक टाइमलाइन हम आगे अभी देख लेंगे। इसमें लोगों ने बताया कि प्रकाश कण के रूप में आगे बढ़ता है, किसके रूप में? पार्टिकल के फॉर्म में, और छोटे छोटे पार्टिकल्स बंडल्स के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में आगे बढ़ते हैं, और इन बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन। हिंदी और इंग्लिश में इसे फोटॉन कहते हैं। अब जब ये फोटॉन किसी सतह पर गिरते हैं, किसी सरफेस पे गिरते हैं, और इन फोटॉन की ऊर्जा सतह की ऊर्जा से ज्यादा हो जाती है, जब इन फोटॉन की ऊर्जा सतह की ऊर्जा से ज्यादा हो जाती है तो सतह से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसी घटना को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो बल्ब लगे हैं, रॉड लगी है, ये सब इसी का उदाहरण है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हर्ट्ज ने इस सिद्धांत को दिया। किसने दिया? हर्ट्ज ने। लेकिन लेटर ऑन इसको प्रूफ करने में और इसको आगे तक ले जाने के लिए किसने मदद करी? एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी क्वांटम थ्योरी से इस सिद्धांत को प्रूफ कर दिया, और 1905 में यह प्रूफ इन्होंने दिया, जिसके लिए बाद में 1921 में इनको इसके लिए क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट्ज ने सबसे पहले बताया। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया, तो हर्ट्ज ने दिया। लेकिन इसको क्वांटम थ्योरी से प्रूव करके नोबेल प्राइज किसने पाया? एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला, जिसके लिए पूरी दुनिया उनको जानती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का सिद्धांत हम क्या जानते हैं? E = mc²। बट इसके लिए इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। यह सिद्धांत बहुत टाइम तक लोग इसको प्रूव करने में लगे थे कि ये गलत है, और आज भी ये लोग इसको पीछे पड़े हुए हैं और प्रूव कर रहे हैं। बट ये सिद्धांत अब वाइडली एक्सेप्ट हो गया है, और अब एक्सेप्ट हुआ है तो अब इसके लिए नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि याद रहे कि नोबेल प्राइज जो है मरने के बाद नहीं दिया जाता है। कोई व्यक्ति अगर मर चुका है और फिर उसके मरने के बाद नोबेल प्राइज कभी नहीं दिया जाता है। इसलिए याद रखिएगा, एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं मिला है, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है, जो 1921 में। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है कि एल्बर्ट आइंस्टीन को किस थ्योरी के लिए या किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो भाई वो थ्योरी या पुरस्कार किसके लिए मिला? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, याद रखिएगा। लेकिन अगर पेपर में यह भी क्वेश्चन आ चुका है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया, तो आप आंसर क्या लाओगे? हर्ट्ज ने दिया। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है, इस तरह से। अब जब यही बंडल किसी सतह पर गिरते हैं और इनकी ऊर्जा सतह की ऊर्जा से ज्यादा होती है, तो वहां से क्या निकलने लगता है? इलेक्ट्रॉन। इस घटना को हमने क्या बोल दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश की कण के रूप में चलने के इस
नेचर पर हमारे 3-4 चीजें और एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, तो इसका कणिका सिद्धांत दिया न्यूटन ने, ठीक है, ठीक। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने, ठीक है। फिर प्रकाश का व्यतिकरण किसने बताया, व्यतिकरण बताया भाई थॉमस यंग ने, ठीक है। और मैक्स प्लांक ने यह बताया कि भैया प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल में पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, क्वांटम। लेटर ऑन इन्हीं को ही फोटोन कहा गया। तो ये प्रकाश के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है और समझनी है, जैसे कि कणिका सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी आता है, तो आपको ये समझना है कि मैच द फॉलोइंग में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भैया प्रकाश जो है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, कैमरा का प्रकाश की किस घटना पर काम करता है, तो प्रकाश के ऋजु रेखीय सरल रेखा गति पर चलने पर आधारित होता है। तो ये चीजें कुछ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है, 500 सेकेंड या 8 मिनट 18 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर पेपर में बनती है डिफिकल्ट पार्ट पर। डिफिकल्ट पार्ट मतलब जो मुश्किल एरिया होता है कि पानी में प्रकाश की चाल निर्वात से ज्यादा होती कि कम, तो पहला आंसर है कम होती है। कितना कम होती है, 25% कम होती है, ठीक है। और कांच में 35% कम होती है, याद रखिएगा। तो प्रकाश की चाल माध्यम बदलने पर परिवर्तित होती है, ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने देखा कि भाई प्रकाश के बारे में है ना, और प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में, ठीक। और इन घटनाओं में हमने देखा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की कैसी प्रकृति पाई जाती है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति पाई जाती है। कण के रूप में प्रकाश वैद्युत प्रभाव था, हमने इसको देख लिया, समझ लिया और जान लिया। अब आते हैं तरंग। तरंग क्या होती है पहले इसको समझना है, और फिर इसी में ही थोड़ी सी और चीजों को जोड़कर आगे बढ़ना है। जब हम तरंग की बात करते हैं तो तरंग क्या होता है, तरंग एक तरह का विक्षोभ होता है, विक्षोभ या एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है जो किसी माध्यम में उत्पन्न होता है। इट इज एन टाइप ऑफ अ डिस्टर्बेंस विच क्रिएट इन एनी मीडियम और एनी एरिया, ओके। तो जैसे आपका पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं नॉर्मल तरीके से, और अचानक से इसमें एक विक्षोभ आया और ये पार्टिकल ने अपना रास्ता बदल लिया, इन पार्टिकल ने अपना रास्ता बदल लिया और ये क्या हो गया, ये कहला गए तरंग। तो तरंग क्या होता है, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तरंग क्या होता है, तो आंसर क्या होगा, वेव इज एन डिस्टर्बेंस, ये तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तरंग कितने प्रकार की होती है, मूल रूप से तरंग 2 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी यांत्रिक तरंगे जिनको हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, और दूसरी होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो आपके पास तरंग 2 प्रकार की होती है, ठीक। पहली कौन सी, मैकेनिकल, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव की जब हम बात करते हैं और इनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। यांत्रिक तरंगे वो हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम चाहिए, वो तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम चाहिए वो कौन सी तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे। द वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल अलोंग इज एन मैकेनिकल वेव। और इसी तरह से अगर हम बात करें वो तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है वो कौन सी है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। द वेव विच डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल अलोंग इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इनका उदाहरण क्या है,
यांत्रिक तरंगों का उदाहरण सीधे सीधे हमारे पास आता है ध्वनि तरंगे। देखिए, ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए माध्यम चाहिए। ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चल सकती, वैक्यूम में नहीं चल सकती। लेकिन प्रकाश जो है, प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत है नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, कथन के रूप में, तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो याद रखिएगा, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? ये एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो भाई देखिए, कण के रूप में प्रकाश की ज्यादा चीजों को एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ज्यादातर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो प्रकाश के तरंग के गुणों से बनते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, इसको मानकर ही हम पूरा ये चैप्टर आगे यहाँ पे पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। चलिए तो देखते हैं। तरंग हमने देख ली कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम हर तरह के प्रकाश को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ एक विशेष प्रकार के प्रकाश को देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश। और अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि भैया दृश्य प्रकाश का परास कितना होता है? विजिबल लाइट की रेंज कितनी होती है? रेंज या परास जो होता है मतलब पैमाना, कहां से शुरू होकर कहां तक, इसे बोलते हैं परास, लिमिट, है ना। तो जब भी प्रकाश को हम नापते हैं तो उसको नापते हैं किसमें? वेव लेंथ में। किसमें नापते हैं? वेव लेंथ, जिसको हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। कोई भी एक तरंग अपनी एक चक्कर को पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसे उसकी तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। और तरंग दैर्घ्य को हम हमेशा दूरी मानकर काम चलाते हैं। याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है? दूरी होता है ना। दूरी मतलब डिस्टेंस। ये डिस्टेंस काफी छोटी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और जितनी भी हमारे पास लाइट है, लाइट को अगर हम देखते हैं तो लाइट में हम हर तरह की लाइट को नहीं देख सकते हैं। हम उसे एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के परास में ही देख सकते हैं। और वो निश्चित तरंग दैर्घ्य का परास कितना होता है? वो होता है 400 से 800 नैनोमीटर, या 390 से 790 नैनोमीटर, या 400 से 790 नैनोमीटर। जो भी आपको पेपर में मिल जाए आप उसको लगा सकते हो। यहां पर देखो, यहां पर कई तरीके से ऑप्शन आते हैं पेपर में। पहला ऑप्शन आता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दूसरा आता है 390 नैनोमीटर से 790 नैनोमीटर, क्लियर। तीसरा आता है 3 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.9 × 10⁻⁻7 मीटर। बात क्लियर है? इसको ध्यान रखिएगा। अब कन्वर्जन में एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। दूसरा, एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। याद रखिएगा, सीधे सीधे एग्जाम में आ जाता है। दोनों चीजें सीधे सीधे एग्जाम में आती हैं, पूछी जाती है। बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इसे नहीं बता पाते हो। बात क्लियर है? तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो हम हर तरह के प्रकाश को देख सकते हैं? तो आंसर है नहीं। हम सिर्फ दृश्य प्रकाश को देख सकते हैं जिसका परास 400 से 800 नैनोमीटर, 390 से 790 नैनोमीटर, या जो भी आपको पेपर में सबसे नियरेस्ट दिया हो आप उसे लगा सकते हो, है ना। ये प्रकाश कुछ इस तरह से है, विबग्योर, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लाल रंग इस तरंग दैर्घ्य पर होता है और बैगनी रंग इस तरंग दैर्घ्य के करीब होता है। तो इसी के बीच में हम प्रकाश देख सकते हैं। 400 नैनोमीटर से नीचे का प्रकाश हम नहीं देख सकते हैं। 400 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य से नीचे का प्रकाश हम नहीं देख सकते हैं। और इसमें कौन कौन से प्रकाश आते हैं भाई? इसमें आता है आपका यूवी रेस। यूवी रेस मतलब पराबैंगनी किरणें, क्लियर है। और कौन सा आता है? और आता है आपका एक्सरे
ठीक। और क्या आता है, और एक आता है आपका गामा रे। ये सब लघु तरंगों के उदाहरण हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लघु तरंगे कौन कौन सी होती हैं, तो 3 तरह की लघु तरंगे हैं हमारे पास, यूवी, एक्सरे और गामा। ठीक। ये वो तरंगे हैं जो हम देख नहीं सकते, और लघु तरंगे होती है जिनकी तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से कम होती है। अब वो तरंगे जिनकी तरंग दैर्घ्य 790 नैनोमीटर से ज्यादा होती हैं, प्रकाश की वो तरंगे जिनकी तरंग दैर्घ्य 790 नैनोमीटर से ज्यादा होती है, वो दीर्घ तरंगे या लॉन्ग वेव कहलाती है। उदाहरण के लिए भाई रेडियो तरंगे, रेडियो वेव, ठीक, माइक्रोवेव, और तीसरा कौन सा होगा, इंफ्रारेड। बात क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी दीर्घ तरंगे नहीं है, है ना, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड की यूवी रेज, तो यूवी रेज नहीं है। या क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी लघु तरंगे नहीं है, यूवी, एक्सरे, गामा की इंफ्रारेड, तो आप इसे आराम से बता सकते हो। सिर्फ आपके पास डिवाइडेशन हो तो परेशान ना होइए, एकदम क्लियर तरीके से यहां से क्वेश्चन बनता है, और वो अभी आपको 2 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां पर हमने ये देख लिया। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि पराबैंगनी किरणों की खोज किसने करी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने करी, रिटर्न ने। भाई साइंटिस्ट का नाम है, चाहे हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, सेम होता है, ठीक। फिर एक्सरे की खोज किसने करी, रोटजन। रोटजन ये पहले व्यक्ति भी है जिनको फिजिक्स के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला 1901 में। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले फिजिक्स के या भौतिकी के क्षेत्र में वो कौन व्यक्ति थे, रोटजन। गामा किरणों की खोज किसने करी, इनका नाम हर कोई जानता है, हेनरी बैकुरल, है ना। हेनरी बैकुरल ये वही व्यक्ति है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता के बारे में हमको बताया था। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, रेडियो तरंगों की खोज किसने करी। रेडियो तरंगों की खोज करने वाले वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रेडियो की खोज करी, इनका नाम क्या था, मार्कोनी। ये बड़े लोग हैं, आप जानिएगा। माइक्रोवेव की खोज करने वाले वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रकाश के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च कर रखी है, मैक्सवेल। मैक्सवेल के सिद्धांतों को आप फिजिक्स में हायर लेवल में पढ़ते होंगे। और इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जिसका इस्तेमाल आप टीवी रिमोट, एसी के रिमोट, सिग्नल भेजने, छोटी दूरी पर सिग्नल भेजने में हम करते हैं, इंफ्रारेड, इसकी खोज किसने किया, हर्शल ने। तो भाई इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सी प्रकाश की तरंगों को किसने खोजा, है ना। और साथ ही साथ जो दृश्य प्रकाश की तरंग है, इनको तो हमारे न्यूटन चाचा ने खोजा था भाई। तो इन न्यूटन चाचा को याद रखिएगा। न्यूटन का नाम तो आप सब जानते हैं, इन्होंने आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी चीजें बता रखी है ना। और आप हमेशा न्यूटन के नाम पर कंफ्यूज होते हो। तो देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। विजिबल वेव्स या दृश्य तरंगों की खोज किसने करी, न्यूटन ने। दृश्य तरंगों का प्ररास कितना होता है, विजिबल लाइट की रेंज कितनी होती है, 400 से 800 या 400 से 790 या 390 से 790, जो भी आपको मिल जाए आप उसे लगा सकते हो नैनोमीटर में। इसके अलावा यूवी रेस की खोज किसने की, रिटर्न ने करी। एक्सरे की खोज रोटजन ने करी। गामा रेस की खोज बैकुरल ने करी। रेडियो वेव की खोज मार्कोनी ने करी। माइक्रोवेव की खोज मैक्सवेल ने करी। इंफ्रारेड की खोज हर्शल ने करी। तो इन खोजों को याद रखिएगा। इनमें से कोई भी 4 आपको दे देगा, 4 नाम दे देगा, मैच द फॉलोइंग, सीधा सा क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। चलिए अब मैंने इतनी चीजें बता दी, ये मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से बताया। जब आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो बुक्स में आपको एक डायग्राम दिखेगा, ठीक है। वो डायग्राम यही चीजों को बताने की कोशिश करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और इसमें पूरा का पूरा चीजें यहां पर दर्शाई गई हैं। देखो दृश्य प्रकाश जो आप देख सकते हो, ये लॉन्ग वेव्स है और इधर वाली शॉर्ट वेव्स है, ठीक है। और ये किस किस कोटि में है, 10 की पावर क्या क्या है, वो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे गामा किरणों की कोटि कितनी होती है, 10 की पावर 12। एक्सरे की कोटि कितनी होती है, 10 की पावर -10। यूवी रेस की कोटि कितनी होती है, 10 की पावर -8, ठीक है।
विजिबल लाइट की कोटि कितनी हो, 10⁻⁻⁶, इंफ्रारेड 10⁻⁻², माइक्रोवेव 10⁻⁻², इंफ्रारेड 10⁻⁻5 और माइक्रोवेव 10⁻⁻2, रेडियो वेव 10⁻3। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन तरंगों को, प्रकाश की इन तरंगों को इनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। तो भाई देखो यही बढ़ता हुआ क्रम है पूरा, ये देखिए ऐसे मैंने एरो बना दिया, ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है, सॉरी घटता हुआ क्रम है, ठीक है, ये तरंग दैर्घ्य का घटता हुआ क्रम है। तो अक्सर प्रकाश को उनकी तरंग दैर्घ्य के बढ़ते या घटते क्रम में लगाते हैं। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, रेडियो, फिर किसकी है, माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यूवी रेज, फिर एक्स रे, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है, गामा किरणों की। तो अगर तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में लगाया जाए तो ये क्रम ऐसे ही लगेगा और अक्सर अरेंज करने को दे देता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये क्रम जरूर नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स को बनाते वक्त इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, एक तरंग दैर्घ्य होता है, दूसरा ऊर्जा होता है, ठीक है। तो तरंगों के अंदर ये याद रखिएगा कि अगर तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य है वो ज्यादा है तो उन तरंगों में ऊर्जा हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो तरंग दैर्घ्य और ऊर्जा के बीच में कुछ इस प्रकार का संबंध होता है, जिस तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है उसकी ऊर्जा कम होती है, और जिन तरंगों की ऊर्जा ज्यादा होती है उनकी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कम होती है। तो यहां पर अगर इन्हीं तरंगों को इनके ऊर्जा के घटते हुए क्रम में लगाने को बोलेगा तो क्या करोगे, आपको फिर रिवर्स ऑर्डर में जाना है, और फिर सबसे ज्यादा ऊर्जा इसमें किसकी हो जाएगी, गामा की, फिर एक्सरे की, फिर यूवी रेस की, फिर विजिबल या दृश्य प्रकाश की, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा थी उसकी ऊर्जा सबसे कम हो जाएगी। आपको इन चीजों को थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। देखो यही चीज यहां पर नीचे डायग्राम में भी समझाई गई है, इस डायग्राम को अच्छे से आप समझ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, है ना। और हमें इतना आते आते प्रकाश की परिभाषा पूरी क्लियर होगी। प्रकाश की परिभाषा से 2 से 4 पॉइंट हमारे पास निकल के आए। पहली चीज, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो चीजों को देखने में मदद करती है, इसकी प्रकृति दोहरी होती है। कण के रूप में प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमारे पास है, जिसको हर्ट्ज ने बताया था और एल्बर्ट आइंस्टीन ने जिसको क्वांटम थ्योरी से प्रूव किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। फिर तरंग के रूप में देखा जाए तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, वो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या वैद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। तो प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रकाश आता है स्पेस से, सूर्य से आता है, पूरा बीच में स्पेस है, वैक्यूम है, निर्वात है, तब भी प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है, वो भी सिर्फ 500 सेकंड में। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया 500 सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो इन सब चीजों से हमें क्या पता चला, प्रकाश की परिभाषा। और प्रकाश में हम सिर्फ एक विशेष प्रकार का प्रकाश देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, जिसकी तरंग दैर्घ्य फिक्स है, आपके पास मैंने बताया। और लघु प्रकाश कौन से होते हैं, लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश कौन से होते हैं, उनका क्या क्या उदाहरण है और उनकी खोज किसने किसने की, ये क्वेश्चन बन सकता है। और दीर्घ प्रकाश के, तो ये तो प्रकाश की परिभाषा हो गई। प्रकाश की परिभाषा में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको और जानने हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दृश्य प्रकाश का परास कितना होता है, इतना होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम। पेपर में ज्यादातर यही दिया रहता है, लेकिन इसको मीटर नैनोमीटर में भी पूछ सकता है, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उसके बाद प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, एक वैद्युत चुंबक की तरंग है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको सबसे पहले किसने नापा था, रोमर ने नापा था। तो सबसे पहले प्रकाश की चाल नापने वाले व्यक्ति का नाम रोमर, पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रकाश के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनको हम प्रकाश की तरंग मानकर देखते हैं। उसमें गुण होता है व्यतिकरण, विवर्तन,
ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश का ऋजु रेखीय गमन। ठीक है, और हम ये किस आधार पे इन चीजों की व्याख्या करते हैं? प्रकाश की दोहरी प्रकृति मानकर उसको, इस चीजों का क्या करते हैं हम, जानकारी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो देखिए ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स और भी हैं, जैसे कि प्रकाश की चाल निर्वात में जो चलती है, ठीक है, और पानी में जो होती है, तो पानी में जाने पर प्रकाश की चाल कम हो जाती, कितने परसेंट कम हो जाती? 25%, इसे याद रखिएगा। और कांच में जाने पर कितने परसेंट कम हो जाती? 35%। एग्जाम में पूछ सकता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और प्रकाश को तरंग मानकर हम कुछ घटनाओं को डिस्कस करेंगे। उन घटनाओं में सबसे पहले आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो होता है, क्या होता है? ये सब आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा होगा। आप में से एक एक व्यक्ति जानता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, लेकिन अब हम जानेंगे कि एग्जाम में इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और किस किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? किसी बिंदु या अवरोध से टकराकर प्रकाश का वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश की परिभाषा देख ली। अब प्रकाश को तरंग मान के उनके कुछ गुणों को या उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? परावर्तन। तो जब प्रकाश किसी अवरोध या बिंदु से टकराकर वापस लौटता है तो उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश इधर टकराया और टकराकर वापस आ गया, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश किसी माध्यम में है और किसी सतह पर टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाए तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। अब ये आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है और परावर्तित किरण क्या होता है, इसको भी जानना थोड़ा सा जरूरी है। मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी होगी, लेकिन जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं या साइंस को सालों पहले छोड़ चुके हैं, उनके लिए मैं एक जल्दी से एक चीज बता देता हूं। देखो, ये कोई सतह है और हमारा प्रकाश इस सतह पर गिरता है, तो प्रकाश में एक 90 डिग्री की काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम यहां पे बोलते हैं क्या? अभिलंब, या इसको हम नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब जब प्रकाश किसी सतह पर गिरता है इस तरह से, तो इस प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण या इंसिडेंट रे। और जब प्रकाश किसी सतह पर गिरने के बाद सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस जो किरण वापस जाती है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाला एरिया जहां पर ये सब चीजें चल रही हैं, सतह को क्या बोलते हैं? समतल। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब ये प्रकाश की किरण आके गिरी, इसे बोलते हैं आपतित किरण, फिर वापस गई सतह से टकराएंगे, परावर्तित किरण, और बीच में 90 डिग्री का एक काल्पनिक रेखा हमने मार रखी, अभिलंब। तो यहां पर प्रकाश का पहला नियम बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक, और जिस कोण से आपतित किरण गिरती है अभिलंब के साथ, वो कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। आई क्या कहलाएगा? आई कहलाएगा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और जिस कोण से टकराकर किरण वापस गई है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण। बात समझ में आ गई? तो देखो यहां पर ये डायग्राम अगर आपको पढ़ा हुआ है, याद है तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं पता मैंने फट से बता दिया है। अब इस डायग्राम को दिमाग में रखते हुए हम चीजों को देखते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही
तल में होता है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले। दूसरा, आपतन कोण I व परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये I और ये R आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मान लो कोई किरण अगर 45 डिग्री से गिरती है तो वो कितने डिग्री से वापस जाएगी, 45 डिग्री से, और उसका टोटल विचलन कितना होगा, 45 प्लस 45 90 डिग्री। तो ये याद रखिएगा, जिस कोण से प्रकाश की किरण किसी सतह पर गिरती है और अगर सिमेट्रिकल रिफ्लेक्शन है, समान रूप से परावर्तन हो रहा है, तो वो थीटा कोण से ही वापस जाएगी, मतलब टोटल विचलन कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। इसे ध्यान रखना, इस पे बेस काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब प्रकाश की दूसरी घटना के बारे में हम बात कर लेते हैं। दूसरी घटना क्या है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होती है। प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। देखो, ये आपतित किरण है, ये सतह है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो गया। वो सीधे सीधे नहीं चल रहा है, देखो सीधे सीधे चल रहा है नहीं, बल्कि वो अपने मार्ग से विचलित होकर थोड़ा मुड़ के चल रहा है। अभी कैसे मुड़ रहा है, ये माध्यम पे डिपेंड करता है। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो रहा क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन पे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे शीशा वगैरह है, प्रकाश के परावर्तन पे ही काम करता है। दर्पण वगैरह प्रकाश के परावर्तन पे ही काम करता है। अब अपवर्तन की अगर हम बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन में हमारे पास, जैसे पानी के अंदर आपने पेन डाला तो पेन आपको सीधा सीधा नहीं दिखाई देगा पानी के अंदर, बल्कि मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। वो किस वजह से होगा, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सीधा सीधा उदाहरण है, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो और जान सकते हो। ठीक है, अब अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, जैसे परावर्तन के 2 नियम थे वैसे ही अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित बिंदु और अपवर्तित बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वही सेम जो परावर्तन में था वही अपवर्तन में भी पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, एक ही रंग की प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब क्या होता है, साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसी को स्नेल लॉ कहा जाता है। मतलब ये I और ये R आपस में, इनका जो साइन होता है वो कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू हर माध्यम के लिए फिक्स होती है, इसको याद रखिएगा। अपवर्तन के बारे में आप लोग बहुत सब जानते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया, एक जनरल आइडिया दे दिया। अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा उसको तो फटाफट देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहां पर बनेगा वो क्वेश्चन क्या बनेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की क्या क्या चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और वेग बदलता है, लेकिन उसकी आवृत्ति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती, बाकी उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। इसको याद रखिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, यहां तक बात क्लियर है। फिर दूसरी चीज, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी गति कम हो जाती है और वो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ठीक है, देखिए इसको समझिए, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। मान लो ये आपका विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है, ये रेयर मीडियम, नीचे डेंस मीडियम। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाता है ना, और उसकी गति कम हो जाती है। ठीक, उसकी स्पीड धीमी पड़ जाती है। इसका उल्टा, अगर प्रकाश सघन माध्यम से, सघन मतलब डेंस मीडियम से विरल माध्यम मतलब रेयर मीडियम में जाता है
तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। दूर हटने का मतलब है उससे अलग हो जाता है। अब देखिए दोनों चीजें अपने आप में अलग अलग हैं, बट इससे क्वेश्चन आपके पेपर में क्या बनता है उसको समझिए। प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? तो वो अभिलंब की तरफ झुकेगा कि उससे दूर हटेगा? तो देखो यहाँ पे झुक रहा है। और इसका उल्टा दूसरा क्वेश्चन बनता है, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो वह अभिलंब की तरफ झुकेगा या उससे दूर हटेगा? तो उससे दूर हट रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? दूसरा क्वेश्चन, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो उसकी चाल बढ़ेगी कि घटेगी? भाई घटेगी। और जब सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल बढ़ेगी घटेगी? तो भाई चाल क्या हो जाएगी? यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, सघन विरल बस इसको समझना है। सघन मतलब भारी, विरल मतलब हल्का। अब सपोज करिए कि आप हैं, आप चल रहे हो नॉर्मल तरीके से, मतलब हल्के फुल्के चल लो, मतलब विरल तरीके से चल रहे हो। अचानक से मैंने तुम्हारे पर 200 किलो का वजन डाल दिया, तो अब क्या होगा भाई? उठ के चलोगे कि दब के चलोगे? दब जाओगे। अब अगर तुम दब जाओगे तो क्या होगा? अभिलंब की तरफ झुक जाओगे और तुम्हारी चाल भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सीधा सा फंडा। इसका उल्टा, तुम 200 किलो के वजन के साथ चल रहे हो और मैंने कहा भैया, तुरंत तुमसे कहा कि भैया 200 किलो का वजन हटा दो, फिर क्या हुआ? फिर तुमने जैसे ही 200 किलो का वजन रहा, तुम चौड़े हो गए और एकदम आराम से तेजी से चलने लगे। मतलब तुम उठ के चलने लगे, दूर हट के, अभिलंब से एकदम ऊपर उठ के चलने लगे और तुम्हारी चाल भी बढ़ गई। तो देखो सीधा सा फंडा है, इसको डेली लाइफ से समझ लीजिए और वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। पेपर में आता है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। परावर्तन और अपवर्तन का उपयोग दैनिक जीवन में क्या है? तो इसके परावर्तन और अपवर्तन के उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे हैं। इसमें से हमारे पास सबसे पहला उपयोग है दर्पण या मिरर। डेली लाइफ में यूज होने वाला सबसे कॉमन चीज है आपका। इसको देखे बगैर आप घर से बाहर नहीं निकलते हो, है ना। कुछ लोग तो 10-10, 8-8 घंटा इसको देखा करते हैं, है ना। बिना इसको देखे आपको मजा नहीं आता है। और जो जिस एज में आप हैं, तैयारी करने की उम्र में जो आप हैं, उसमें तो आप इस चीज़ों से दूर रहना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इसके सामने खड़े होने का मतलब है 2 से 4 घंटा वेस्ट कर देना। अब आज के टाइम में लोग मिरर कम, मोबाइल का फ्रंट कैमरा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो भी मिरर की तरह यूज़ हो रहा है। तो मिरर क्या होता है भाई? दर्पण। दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है। क्या होता है? कांच का टुकड़ा, जिसके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग मतलब उसके ऊपर परत चढ़ा देते हैं। परत किस चीज़ की चढ़ाते हैं? उसमें 2 लेयर होती है। बाहर की तरफ रेड ऑक्साइड की होती है। रेड ऑक्साइड बाहर से देखते हो ऑरेंज रेड कलर का होता है, और अंदर की तरफ उसमें परत होती है सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर नाइट्रेट की अंदर की तरफ परत क्यों चढ़ाते हैं? ताकि जब प्रकाश उस पर गिरे तो उसका अच्छा सा परावर्तन हो। ठीक है। तो आपका कांच क्या होता है? दर्पण क्या होता है? दर्पण एक प्रकार का कांच होता है जिस पर हम परत चढ़ाते हैं। अंदर की तरफ की परत पर सिल्वर नाइट्रेट होता है और बाहर की तरफ क्या होता है? रेड ऑक्साइड होता है। और हम अंदर की तरफ सिल्वर नाइट्रेट क्यों चढ़ाते हैं? ताकि प्रकाश का अच्छा परावर्तन हो, पूरा परावर्तन हो। इसको ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है? तो भाई दर्पण ये होता है। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2, समतल और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण घरों में इस्तेमाल होने वाला, डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला दर्पण है। आप जहां भी जाओगे समतल दर्पण आपको ज़्यादा मिलेगा। और जब हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो भाई ये गोल होता है और जिस तरफ इसको पॉलिश कर लो उस हिसाब से इसका नाम बन जाता है। अगर आप इसके अंदर वाले हिस्से पर, ऐसा गोल है, अब अगर आपने इसके अंदर वाले हिस्से पर पॉलिश कर लिया तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। और अगर आपने इसके बाहर वाले हिस्से पर पॉलिश कर दिया तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। होता एक ही है, गोल, लेकिन जिधर आप पॉलिश करते हो उसी हिसाब से दर्पण बन जाता है। तो गोलीय दर्पण आपके पास कितने तरह के होते हैं? 2, उत्तल अवतल, कॉन्वेक्स कॉनकेव। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है और कई तरह के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए एक एक करके हमें एक एक मिरर को देखना है। पहले हम गोलीय मिरर को देखेंगे, फिर
उत्तल फिर अवतल, और इसी के साथ इस सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो समतल दर्पण क्या होते हैं? समतल दर्पण देखिए कुछ इस तरह से होते हैं। समतल दर्पण में जो भी वस्तु होती है उसका सेम प्रतिबिंब वहां पे बनता है, लेकिन वो उल्टा बनता है। उल्टा बनने का मतलब है दायां हाथ देखोगे तो उसमें बायां दिखाई देगा, बायां हाथ देखोगे तो उसमें दायां दिखाई देगा, है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब आपका रिवर्स ऑर्डर में बनता है ना, और सेम साइज में बनता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण में कुछ खास बात है। पहली चीज, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। फोकस दूरी और लेंस की या कांच की या फिर मिरर की क्षमता के बीच में संबंध होता है, उन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। अगर फोकस दूरी अनंत है तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? 0। और इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डायोप्टर किसका मात्रक है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है, और कांच भी एक तरह का लेंस है, दर्पण भी एक तरह का लेंस होता है ना, क्योंकि हम इसमें कोटिंग करते हैं, तो इसकी भी क्षमता सब चीजें होंगी। क्लियर है? तो भाई इसकी फोकस दूरी अनंत होती है और इसकी क्षमता या पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि किसी दर्पण में अगर कोई व्यक्ति h ऊंचाई का है और उसे अपने दर्पण में अपनी पूरी हाइट को देखना है, तो दर्पण कम से कम कितनी ऊंचाई का होना चाहिए? कम से कम, ज्यादा ज्यादा नहीं, कम से कम, तो उसकी ऊंचाई के आधा। उदाहरण के रूप में मैं 6 फुट का हूं, तो अगर मुझे अपनी पूरी इमेज किसी दर्पण में, समतल दर्पण में देखनी है, तो समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 फीट। और अगर हमारे पास 10 फीट का दर्पण है, तो हम इससे अधिकतम कितनी ऊंचाई की वस्तु देख सकते हैं? 20 फीट की। तो देखो ये उल्टा सीधा रिलेशन आप कर सकते हो और इसे बना सकते हो, इसको ध्यान कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक क्लियर है? फिर अगर किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितना घूमेगी? 2 थीटा। ये कई बार पेपर में आया है, एज इट इज आया है, आपको ये याद रखना है ना। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होती है, तो अगर थीटा डिग्री से आ रहा है तो घूमेगा भी कितने का? थीटा। तो थीटा प्लस थीटा कितना हो गया? विचलन तो था, टोटल कितना हो गया? पूरा विचलन हो गया 2 गुने का। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तीसरी चीज जो इसमें और हमें जाननी है वो ये जानना है कि अगर कोई मिरर के सामने हम खड़े हुए हैं, किसी दर्पण के सामने हम खड़े हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक दर्पण है, इसके सामने मिस्टर एक्स खड़े हुए हैं, है ना, और मिस्टर एक्स इससे अगर डी दूरी पर खड़े हैं, कितनी दूरी पर? डी दूरी पर खड़े हैं, तो मिस्टर एक्स की अंदर दर्पण में प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? डी दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी बनेगा? डी दूरी पर बनेगा। इसे ध्यान रखिएगा, कितनी दूरी बनेगा? डी। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो अगर मैं किसी दर्पण के सामने 10 मीटर पे खड़ा हूं तो मेरा प्रतिबिंब अंदर दर्पण से कितनी दूरी बनेगा? 10 मीटर पर, और मेरे प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, कई तरह के बनते हैं, हम लोग इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखो जैसे कि क्वेश्चन आता है कि राहुल दर्पण के सामने 10 मीटर पे खड़ा है। कितने मीटर पे खड़ा है? 10 मीटर पर, ए बिंदु पर। अचानक से वो दर्पण की तरफ 6 मीटर चल जाता है। कितने मीटर चल जाता है दर्पण की तरफ? 6 मीटर। और पहुंचता है कहां पर? बी बिंदु पर। फिर वहां से फिर ये चलता है पीछे की तरफ 2 मीटर और पहुंचता है सी बिंदु पर। तो अब राहुल और उसके बने हुए प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें लैंग्वेज इतनी ज्यादा घुमावदार होती है कि आप इसे समझ नहीं पाते हैं। उसी लैंग्वेज को मैंने थोड़ा सा बना के बताया है। अब देखो राहुल 10 मीटर दूर है, अब वो 6 मीटर बढ़ा, तो अब यहां से इसकी दूरी कितनी होगी? 4 मीटर, ठीक है। अब ये 2 मीटर और गया, तो टोटल दूरी कितनी होगी? 6 मीटर। तो अब राहुल दर्पण से कितने मीटर दूर पर है? 6 मीटर दूरी पर है। तो अगर वो 6 मीटर पे है तो उसका प्रतिबिंब अंदर कितना बनेगा? 6 मीटर। तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? 12 मीटर। तो इस तरह के घुमावदार क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ लैंग्वेज होती है। और अगर एक बार लैंग्वेज को अगर आपने समझ के दिमाग में सेट कर रखा है तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे।
चलो यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, एक चीज इसमें और भी है कि अगर सेम यही दर्पण है और दर्पण के सामने कोई मक्खी v स्पीड से चलती आ रही है तो उसकी इमेज भी उसकी तरफ कितनी स्पीड से चलती आएगी, v। सेम अगर मैं किसी दर्पण की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा हूं और जिस स्पीड से आऊंगा तो मेरा प्रतिबिंब भी उसी स्पीड से मेरी तरफ आएगा। इसे ध्यान रखिएगा, यह भी इसका एक उदाहरण है। अब ये तो समतल दर्पण के बारे में हमने बात कर लिया और समतल दर्पण में जितनी भी चीजें हैं उनकी मुख्य बातों को देख लिया। समतल दर्पण ज्यादातर कहाँ यूज होते हैं, घरों में, और इनका उपयोग और भी बहुत सारी जगहों में होता है। कुछ जगहों का उदाहरण हम आज डिस्कस करेंगे और उनको जानेंगे कि समतल दर्पण से हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है और इससे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला उदाहरण है बहुरूपदर्शी, इंग्लिश में बोलते हैं कैलिडोस्कोप। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैलिडोस्कोप जो होता है एक ट्रायंगुलर शेप का ऐसा डब्बा होता है इस तरह का। इसमें अंदर 3 दर्पण लगे होते हैं जो तीनों एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर होते हैं। और जब इसके पीछे कलरफुल कागज लगा होता है और जब आप उस डब्बे के अंदर से घुमा घुमा के देखते हो तो इस तरह का रंग बिरंगा पैटर्न बनता है और बच्चों को खेलने में बहुत काम आता है, बच्चों का टाइम पास करने में काम आता है, ताकि बच्चे माँ बाप को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें और अपना खेलते रहें। तो उसलिए ये कैलिडोस्कोप को बनाया गया। और कैलिडोस्कोप जो होता है इसमें कितने समतल दर्पण यूज होते हैं, 3। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। तीनों दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर होते हैं, ठीक है। एक ऐसे लगा, एक ऐसे लगा, एक नीचे लगा, तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में लगे होते हैं और पीछे एक रंग बिरंगा कागज होता है। जैसे आप उसको घुमाते हो तो कागज घूमता है और जब कागज घूमता है तो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित ये यंत्र है। प्रकाश किस घटना पर आधारित है, परावर्तन पर आधारित है। तो कैलिडोस्कोप या बहुरूपदर्शी प्रकाश की किस घटना पर आधारित होती है, परावर्तन पर आधारित होती है। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो पहला यंत्र हो गया कैलिडोस्कोप। समझाने के लिए मैंने इसका चित्र भी लगा दिया कि अंदर देखने पे ऐसा होता है। मेले वगैरह में अगर आप जाते होंगे, फिलहाल आप तो ऑनलाइन वाले लोग हैं तो मेले वगैरह से तो दूर ही हो गए, ऑफलाइन में लोग मेले में जाते थे। तो मेले में जब आप जाते थे तो वहाँ पर आपको इस तरह के यंत्र या इस तरह के खेलने वाले इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए, अब ये तो पहला हो गया कैलिडोस्कोप जो प्लेन मिरर का एक एग्जाम्पल है। दूसरा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो होता है ये नजर रखने में काम करता है, बाहर की गतिविधियों को बिना आपके बाहर आए हुए देखने में मदद करता है। और इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम पनडुब्बियों में, सबमरीन में करते हैं। सबमरीन या पनडुब्बी आप समझते हैं ना, सबमरीन या पनडुब्बी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा सी में रहने वाला एक यंत्र होता है जिससे हम नजर रखते हैं दुश्मनों के ऊपर या आसपास के क्षेत्रों में बिना बाहर आए, एक तरह से स्पाइंग करते हैं, है ना। जेम्स बॉन्ड टाइप के जैसे हमारे सेलर्स होते हैं ना, पानी के अंदर छुप के नजर रखते हैं पानी की गतिविधियों पर, तो उसमें ये बहुत यूज होता है। सबमरीन में पेरिस्कोप या परिदर्शी का इस्तेमाल होता है। परिदर्शी में कितने लेंस लगे कितने दर्पण होते हैं, 2 समतल दर्पणों का इस्तेमाल होता है, इसे याद रखिएगा। और ये 2 समतल दर्पण एक दूसरे से समांतर रखे जाते हैं। देखो, एक समतल दर्पण ये है, एक समतल दर्पण ये है, और ये दोनों एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। समांतर मतलब पैरेलल रखे हुए हैं। और समांतर रखे होने की वजह से अगर देखा जाए तो आप इनको आराम से पैरेलल देख सकते हो। और जब प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, तो व्यक्ति बाहर का नज़ारा आराम से देख सकता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके आप दीवार की दूसरी तरफ भी देख सकते हो, ऊंची सी दीवार है वहाँ पर भी इसका। तो आमतौर पे ये सर्विलांस के लिए यूज होने वाला एक यंत्र होता है जिसमें 2 मिरर लगे होते हैं और दोनों दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पर होते हैं, 0 डिग्री, समांतर होते हैं। लेकिन ये दर्पण अगर आप देखेंगे तो ये दर्पण समतल से कितने डिग्री के कोण पर है, 45 डिग्री के कोण पर है, देख सकते हो 45 डिग्री। लेकिन देखो ये दोनों दर्पण एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब समांतर है,
देखो ये है और ये नीचे वाला है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, लेकिन समतल से कितने डिग्री के कोण पर है? 45 डिग्री के कोण पर। इसे याद रखिएगा। बात समझ में आई आपको? चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और पेरिस्कोप के बारे में जान लिया, और ये समतल दर्पण का एक बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। इसी तरह से समतल दर्पणों का समायोजन कैसे होता है, इनके समायोजन की जब हम बात करते हैं, है ना, तो अगर दो समतल दर्पण को एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर एंगल पर रखा है तो कितनी इमेज बनेगी, उस पर एक क्वेश्चन बनता है। दो समतल दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे हैं। कैसे रखें? समांतर। तो इसके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पेपर में बनता है। तो भाई देखो, जब समांतर रखा है तो इनके बीच का कोण कितना है? 0। तो थीटा की वैल्यू जब यहाँ 0 रखोगे तो 360/0 - 1, तो किस थीटा जब 0 होगा तो नीचे का मान 0 है, तो पूरा मान कितना हो जाएगा? अनंत, है ना। तो जब जो समांतर समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु को हम रखते हैं तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं? अनंत। लेकिन अगर ये सब समांतर समतल दर्पण समांतर नहीं रखे हैं, है ना, ये दोनों दर्पण समतल दर्पण समांतर ना रखें, एक पर्टिकुलर एंगल पर रखें, सपोज करिए ये एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर है। कितने डिग्री के कोण पर है? 60 डिग्री के कोण पर है। तो क्या होगा? तब यहां पर थीटा की वैल्यू 60 हो जाएगी और 360/60 6 हो जाएगा। 6 - 1 5, तो 5 बनेंगे। ठीक, और ये याद रखिएगा, हमेशा इसमें एक केस बनता है, 360/60 का मान या तो सम होगा या फिर विषम होगा। तो जब विषम होगा तब हम इसमें से एक को नहीं घटाएंगे, है ना। जब 360/60 का मान विषम आएगा तो हम इसमें से एक को नहीं घटाते हैं, लेकिन जब 360/थीटा का मान सम आएगा तो हम इसमें से एक को घटाएंगे। तो ये एक हम हर बार नहीं घटाते हैं, हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इस पूरे मान के ऊपर। अगर ये मान सम आ रहा है तो एक घटाओगे और फिर आंसर निकालोगे। अगर ये मान विषम आ रहा है तो एक को घटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल ये टेक्निकल एरिया है, आप इसको ध्यान रखो। पेपर में वैसे ये क्वेश्चन अभी जल्दी बना नहीं, लेकिन जानकारी के लिए उन्होंने बता दिया है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों के मन में ये ख्याल आता है, क्योंकि आप जब किताब पढ़ोगे तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें लिखी रहती हैं और आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हो। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई पेरिस्कोप की। अब आते हैं स्पेरिकल मिरर, है ना, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हमारे पास दो तरह के हैं, अवतल उत्तल। ठीक है, अवतल उत्तल में हमें सबसे पहले क्या देखना है? इनका रे डायग्राम। देखो, अवतल में आप आराम से देख सकते हो कि प्रकाश की जब किरणें आती है तो एक बिंदु पर क्या हो जाती है? संकेंद्रित हो जाती है। क्या हो जाती है? संकेंद्रित। ठीक है, और उत्तल में क्या होता है? जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो वो विकेंद्रीकृत हो जाती है। क्या हो जाती है? विकेंद्रित हो जाती है। ठीक है, तो ये पहली चीज आपको याद रखनी है कि इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिल रही है और किसमें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक, और दूसरी चीज, कौन वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करेगा और कौन वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करेगा। तो याद रखिएगा, जब भी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिलती हैं तो उसके सामने हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर अगर अवतल दर्पण के सामने आप किसी वस्तु को रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसका उल्टा, उत्तल दर्पण के सामने अगर रखोगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? छोटा। तो उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु के प्रतिबिंब को क्या करता है? छोटा कर देता है, और अवतल दर्पण क्या करता है? बड़ा कर देता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं और इनके उपयोगों को समझते हैं।
सबसे पहले आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमेशा वस्तु के प्रतिबिंब को बढ़ा कर देता है, तो इसका इस्तेमाल हम ज्यादातर कहाँ करते हैं, ठीक है, दाढ़ी बनाने में। ठीक है, नाई के पास जाते हो, ठीक, नाई के पास चारों तरफ दर्पण लगे होते हैं, और वहां भी क्यों जाते हो, घर पे भी बना सकते हो आप लोग, लेकिन वहां क्यों जाते हो, वहां इसलिए जाते हो वहां पर क्लियरिटी बहुत होती है। क्यों क्लियरिटी होती है, क्योंकि वहां पर अवतल दर्पण यूज होता है और आपका प्रतिबिंब आपको बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो जब आप दाढ़ी बनवाते हो तो आपको एक एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती है ना। बाल कटवाते हो तो कहीं पर छोटा बड़ा ना रह गया हो उसको एकदम पता चल जाता है। इसी तरह से आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, ठीक है, महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं, अब तो पुरुष भी जाने लगे हैं। तो अभी क्या होता है, ब्यूटी पार्लर गया, आपने पूरा मेकअप थोप लिया, है ना, और कहीं से अगर काला काला दिख रहा है, अंदर का कलर दिख रहा है, तो वो ना दिखे, इसीलिए वहां पर कौन सा मिरर यूज होगा, आपका अवतल दर्पण, ताकि सब बराबर से पुता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी आप सौंदर्य के कार्य में जा रहे हैं, चाहे आप बार्बर की शॉप पे जा रहे हो, चाहे ब्यूटी पार्लर जा रहे हो, मेंस पार्लर जा रहे हो, चाहे लेडीज पार्लर जा रहे हो, वहां पर कौन सा मिरर यूज हो रहा है, कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। फिर दूसरे नंबर पे आता है गाड़ी की हेडलाइट। गाड़ी की हेडलाइट में अंदर की तरफ हम कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, हम वहां पर यूज करते हैं अवतल दर्पण का। क्यों, क्योंकि लाइट को हमें क्या करना है, लाइट को हमें दूर तक फैलाना है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो दांत तोड़ने वाला डॉक्टर होता है, आंख नाक कान का डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट होता है या ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है, वो डॉक्टर हमेशा अपने पास एक दर्पण रखता है। वो दर्पण कौन सा होगा भाई, दांत वात के अंदर सब चीजें एकदम छोटी छोटी होती है, तो उसे बड़ा करके देखना होता है, और बड़ा करने के लिए फिर हम कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का। इसे याद रखिए, कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है, नाक कान गले दांत का डॉक्टर किस दर्पण की मदद से देखने में मदद करता है, अवतल दर्पण। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो मेकअप और दाढ़ी बनाने के लिए सौंदर्य प्रसाधन के कार्यों में आप अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर लो। दांत का डॉक्टर, ये देखो इसके पास होता है, टॉर्च बीम सर्च लाइट में भी आप इसी का इस्तेमाल करते हो। सोलर कुकर, सोलर कुकर जो होता है सौर ऊर्जा पर चलता है। किस पर चलता है, सौर ऊर्जा पर। उसमें एक दर्पण यूज होता है ताकि वो प्रकाश से आने वाली सारी किरणों को एक बिंदु पर संकेंद्रित कर दे, और वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर संकेंद्रित करने का काम कौन करता है भाई, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल कई जगह पर होता है, लाइट को मैग्नीफाइंग करने में, लाइट दूर तक जाए, इसकी बीम दूर तक जाए, इसलिए सर्च लाइट वगैरह में भी यूज होता है। इसके अलावा सोलर कुकर में भी, और दूरबीन वगैरह में भी हम कौन से दर्पण को यूज करते हैं, दूरबीन में भी अवतल दर्पण को यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो दूर की वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, और बड़ा करके दिखाता है और प्रकाश को मैग्नीफाई करता चला जाता है दूर तक। तो जो दूरबीन वगैरह आप देखते हो, बाइनोकुलर में देखते हो अंदर झांक के, तो जब आप चीजें बड़ी बड़ी दिखती है तो किसकी वजह से दिखती है, इसकी वजह से। तो जब भी प्रकाश के प्रतिबिंब को बड़ा करना है, किसी सॉरी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करना है, या प्रकाश की क्षमता को बढ़ाना है, तो आप कौन सा दर्पण इस्तेमाल करोगे, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण ज्यादातर जगह इस्तेमाल किया जाता है। इसके विपरीत उत्तल दर्पण का इस्तेमाल आप कहां करोगे, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल जहां पर प्रकाश को दूर तक फैलाना होगा, साथ ही साथ वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करना होगा। और इसका उदाहरण है गाड़ी के साइड मिरर में। ठीक है, वाहनों में चालन सीट के बगल में लगाया जाता है ना, वहां क्या लगाया जाता है, दर्पण लगाया जाता है, और ताकि पीछे का दूर तक का एरिया उस पर दिखाई दे, विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब दिखाई दे। क्यों, क्योंकि जब गाड़ी चला रहे होते हो तो आगे का तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देता है, लेकिन पीछे से कौन कितनी स्पीड से आया, ठोक के चला गया, पता नहीं चलता है। इसीलिए साइड मिरर लगा होता है ताकि पीछे का आदमी दूर तक दिखाई दे, है ना। अब अगर दूर तक नहीं दिखाई देगा तो आपको पहले से अंदाजा नहीं होगा कि भैया कौन कितनी स्पीड से आ रहा है। तो इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में कौन से मिरर को इस्तेमाल करते हैं, उत्तल। साथ ही साथ सड़कों पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सड़कों पर हो गया या पहाड़ी इलाकों में हो गया जहां पे तीक्ष्ण मोड़ होता है, तो वहां पे एक्सीडेंट बहुत होता है। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए
कोई भी ट्रक एक तरफ से आ रही दूसरा कोई इधर से आ रहा है तो दूर से ही दिख जाता है उसमें फोटो में कि हाँ वो उधर से आ रहा है तो हमको रुक जाना है, किनारे हो जाना है। इसी तरह से ट्रैफिक सिग्नल्स पे चौराहे पर ऐसा लगा होता है ताकि जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपको मिरर देख के अंदाजा हो जाए कि दूर से ही कौन सी गाड़ी आ रही है, तो आप उसी हिसाब से रोड क्रॉस करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब भी हमें वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करना है और दूर तक देखना है तो हमेशा हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस का। एक होता है सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप, जिसे स्ट्रीट लाइट का लैंप बोलते हैं। स्ट्रीट लाइट का जो लैंप होता है उसमें कौन सा मिरर यूज होता है भाई? उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है? तो उत्तल दर्पण यूज होता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा दर्पण कहां पर इस्तेमाल हो रहा है ना। डेंटिस्ट कौन करेगा? डेंटिस्ट चीजों को बड़ा करता है, बड़ा करने वाले लेंस को इस्तेमाल, मिरर का इस्तेमाल करेगा तो अवतल दर्पण। और अगर हम बात करते हैं कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा यूज होता है? उत्तल। सबका अपना अपना लॉजिक है, इस लॉजिक के साथ आप इसको लेके चलिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये सारी घटनाएं क्लियर हो गई होंगी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और एक चीज पर ध्यान देते हैं। एक शब्द आ जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले आपका परावर्तन और अपवर्तन बताया था। तो अपवर्तन पर एक चीज आती है, यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन, मतलब ज्या का अनुपात जो होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। ठीक है, और अपवर्तनांक जो होता है वो किसी पदार्थ का विशिष्ट भौतिक गुण होता है ना। हर पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, तो अपवर्तनांक पर काफी चीजें डिपेंड करती हैं। अब देखिए, एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए, प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे बैगनी रंग के प्रकाश के लिए ये सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। ये पेपर में क्वेश्चन बन चुका है, इसे याद रखिएगा। किस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक अधिक होगा? तो अपवर्तनांक क्या है? मैंने वो डिस्कस किया। अपवर्तनांक जो होता है एक अनुपात होता है। ठीक है, जब अपवर्तन होता है तो अपवर्तन में साइन आई अपॉन साइन आई, आपतित कोण की जिया और अपवर्तित कोण की जिया का जो अनुपात होता है उसे अपवर्तनांक कहते हैं या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और ये डिपेंड करता है अलग अलग माध्यम पर, और एक ही माध्यम में अलग अलग रंग पर इसका मान अलग अलग होगा। तो एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है? बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पेपर में, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट जो आपके पेपर में बनता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो अपवर्तनांक हमेशा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर किसी वस्तु का अपवर्तनांक क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, और ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक हमेशा क्या होता है? घट जाता है। लेकिन ये परावर्तन या परिवर्तन जो होता है ये बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से हम इस घटना को ज्यादा बोल सकते हैं वैल्यू नहीं देते। तो याद रखिएगा, अपवर्तनांक क्या होता है? ये एक अनुपात होता है और अपवर्तनांक हर रंग के लिए अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा बैगनी रंग के लिए होता है और सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग के लिए होता है? लाल रंग के लिए। ठीक है, तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर किसी वस्तु का अपवर्तनांक बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। ताप बढ़ने पर भी घटेगा। तो तरंग दैर्घ्य और ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक हमेशा क्या होता है? घटता है। इसे याद रखिएगा। चलिए, ये बात हो गई। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लेंस क्या होता है। लेंस देखिए, जैसे हम लोगों ने देखा दर्पण, दर्पण के जैसे ही हमारे पास है लेंस। दर्पण प्रकाश की किस घटना पर आधारित था? दर्पण प्रकाश के परावर्तन पे आधारित एक घटना पर था। ठीक है, लेकिन अगर हम लेंस की बात करेंगे तो लेंस प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, लेंस हमारे पास एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होती है। अब अगर हम लेंस की बात करें तो कांच का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो, समतल लेंस और गोलीय लेंस।
समतल लेंस की अगर हम बात करते हैं, किसके बारे में, समतल लेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है भाई, इसकी फोकस दूरी होती है अनंत, और इसकी पावर कितनी होती है, 0 डायोप्टर। ठीक है, समतल लेंस की। समतल लेंस घरों में इस्तेमाल होता है, कांच जो आप देखते हैं ना वो सब समतल होता है। गॉगल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जितने भी डेली लाइफ में जो सिंपल कांच यूज होते हैं पारदर्शी, वो सब आपके समतल लेंस के रूप में होते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो हमारे पास होता है वो गॉगल्स वगैरह बनाने में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल हम फोटोक्रोमेटिक लेंस बनाने में भी करते हैं। फोटोक्रोमेटिक लेंस, जब धूप में आप निकलते हैं तो प्रकाश की पराबैंगनी किरणें पड़ने पर वो काले रंग में आ जाते हैं और आपकी आंख की सुरक्षा करते हैं पराबैंगनी किरणों से, तो उनको हम बोलते हैं फोटोक्रोमेटिक लेंस, है ना। इसको हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ कांच वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कांच में क्या मिलाने पर, कांच में क्या मिलाने पर वो फोटोक्रोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, हम कांच में ऐसा क्या जोड़ देते हैं या क्या मिला देते हैं कि वो कांच जो होते हैं वो फोटोक्रोमेटिक ग्लास या लेंस में परावर्तित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समतल लेंस से आगे बढ़ते हैं तो गोलीय लेंस। गोलीय लेंस की अगर हम बात करते हैं तो गोलीय लेंस हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय लेंस हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। ठीक है, गोलीय लेंस को अगर देखा जाए तो ये 2 प्रकार के हैं, उत्तल और अवतल। ठीक है, उत्तल लेंस कुछ इस तरह से होते हैं, जब इसमें प्रकाश पड़ता है तो वो एक बिंदु पर क्या होता है, संकेंद्रित हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उत्तल लेंस के सामने किसी भी चीज को अगर रखोगे तो वो कैसी दिखाई देगी, बड़ी। कोई वस्तु अगर इसके सामने होगी तो बड़ी, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है तो वो चीजों को बड़ा कर देता है। इसका उल्टा अवतल, अवतल लेंस में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें इससे पास होती है तो वो विकेंद्रीकृत होती है। विकेंद्रीकृत होने का मतलब क्या है, फैल जाती है ना। तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, और जब किसी इसके सामने किसी वस्तु को रखोगे तो वो कैसी दिखाई देगी, छोटी। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान करने योग्य है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि उत्तल और अवतल लेंस का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं। देखिए, उत्तल अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो दृष्टि दोष होते हैं उनको दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का। और ये दृष्टि दोष कौन कौन से होते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक, यहां पर जब हम दृष्टि दोषों की बात करते हैं तो हमारे पास 4 तरह के दृष्टि दोष है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। ये विभिन्न प्रकार के जो दृष्टि दोष हैं इनको हिंदी में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुता कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष, किसी भी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट दृष्टि दोष में कहाँ की चीजें नहीं दिखती हैं, निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। कहाँ की चीजें नहीं दिखाई देती, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। इसे याद रखिएगा, दूर की चीजें आपको नहीं दिखाई देगी। और अगर किसी व्यक्ति को ये दोष है तो उसे कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए, अवतल लेंस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब इसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इस दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को कहाँ की चीज नहीं दिखाई देती, निकट की चीज नहीं दिखाई देती। और इसका इलाज करने के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भैया देखो, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही, तो हम इसे निकट दृष्टि दोष क्यों बोल रहे हैं।
तो इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इसको शॉर्ट साइटनेस क्यों बोलते हैं, तो इसका सीधा सीधा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको मिल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके के बनते हैं। पहले तरीके का क्वेश्चन, ये चारों बीमारियां, चारों लेंस मैच द फॉलोइंग, सिंपल सा क्वेश्चन। लेकिन दूसरे तरीके का जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट देते हैं और डिफिकल्ट बनाते हैं, ठीक है। मायोपिया में होता क्या है, आमतौर पर आपकी इमेज रेटिना पे बनती, कहाँ बनती, आंख के रेटिना पे बनती है। और कैसी बनती, उल्टी बनती है और वास्तविक बनती है। लेकिन हमारा दिमाग क्या करता है, उसे सीधा कर देता है। हमारा दिमाग उसको क्या करता है, सीधा कर देता है। तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है, रेटिना पर, और उल्टी बनती है, लेकिन दिमाग उसको सीधा कर देता है। लेकिन जब हमारे आंख के लेंस में प्रॉब्लम आती है, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी घटती बढ़ती है, तो हमें मायोपिया होता है। और इमेज रेटिना पे ना बनकर उसके निकट पहले गिर गई, तो क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, निकट गिर गए, तो इसे हम बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। और जब व्यक्ति के सामने रेटिना पे प्रतिबिंब ना बन के उससे शॉर्ट बन रहा है, तो उसको कहाँ की चीज नहीं दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट यही है। और इसके डायग्राम के थ्रू अगर आप इसे समझना चाहेंगे तो देखिए, ये मैं काट दूं, ये गलत लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर ये वाला जो है, दोनों डायग्राम में आप इसे आसानी से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। देखो ये वाला जो है ये पूरा मायोपिया का है, किसका है, मायोपिया का। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से सब चीजें दिख जाए। जब किसी व्यक्ति को मायोपिया होता है तो क्या होता है, इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले गिर जाती है और व्यक्ति को दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। जब हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तब क्या होता है, तब अवतल लेंस का इस्तेमाल किया और प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, रेटिना में पूरी तरह से स्पष्ट दिखने लगा। तो क्या हो गया, इसका इलाज हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जब प्रतिबिंब रेटिना से ना बनकर रेटिना के निकट गिरता है तो व्यक्ति को कहाँ की चीज नहीं दिखाई देती, पास की कि दूर की, तो आंसर होगा दूर की चीज नहीं दिखाई देती। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो टेक्निकल बन सकता है वही बनता है, जब रेटिना पे प्रतिबिंब ना बनकर उसके निकट गिरे तो व्यक्ति को जो दोष है उसका निवारण हेतु हम कौन से लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अवतल लेंस का। डायग्राम से दिख रहा है। इसका उल्टा आपका हाइपरमेट्रोपिया में होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है भाई, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे दूर जाके बनती है, इसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। शॉर्ट साइटनेस नहीं, लॉन्ग साइटनेस, पीछे जाके बनती है। तो जब इमेज रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पीछे जाके बनती है तो व्यक्ति को कहाँ की चीजें नहीं दिखाई देती है, पास की कि दूर की, तो भैया व्यक्ति को पास की चीजें नहीं दिखाई देती है। और इसका इलाज कैसे होता है, उत्तल लेंस से होता है। जैसे उत्तल लेंस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड पावर, तो क्या होगा, इमेज रेटिना पे बन जाएगी और उसका निवारण हो जाएगा। बहुत आसान सी चीज है, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भैया इसमें मैंने जो बताया है ये बात क्लियर हो गई कि इसे निकट दृष्टि दोष क्यों बोलते हैं, इसे दूर दृष्टि दोष क्यों बोलते हैं, जबकि इसमें सारा काम उल्टा हो रहा है। अब आता है रेस बायोपिया। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनको ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, तो उनको कहलाता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को न पास का दिखाई देता है न दूर का दिखाई देता है और उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम बोलते हैं रेस बायोपिया। रेस बायोपिया में हम बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह के लेंस का इस्तेमाल करते हैं, बाइफोकल, है ना, उत्तल अवतल या उभय उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कॉम्बिनेशन कैसा होता है, उस कॉम्बिनेशन को हम समझ लेते हैं जरा। देखो ये आपका कॉम्बिनेशन है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूं आपको ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ये देखिए ये कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक। नीचे उत्तल लेंस लगते हैं, ऊपर अवतल लेंस लगता है ना। जब उनको पास की चीजें पेपर वगैरह पढ़ना है तो नीचे वाले से पढ़ लिया, टीवी भी देखना है तो ऊपर वाले से देख लिया। तो इससे क्या होता है, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करके सारा काम हो जाता है। नीचे इसमें कौन सा लगता है, उत्तल, और ऊपर क्या लगता है, अवतल। पूछा जाता है कि जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष है तो उसमें लेंस कैसा लगेगा, नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा उत्तल, और ऊपर कैसा लगेगा, अवतल। इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं अगली प्रॉब्लम पे। अगली प्रॉब्लम जो होती है वो होती है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुता। इसमें हमारा
किसी भी वस्तु का हॉरिजॉन्टली तो एकदम क्लियर दिखाई देती है, लेकिन वर्टिकली किसी व्यक्ति की ऊंचाई या किसी वस्तु की गहराई हमें नहीं पता चलती है। 10 फीट ऊंचा बिल्डिंग है, हमको वो 5 फीट या 8 फीट की दिखाई देगी, सीधी नहीं दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। या 10 फीट का गहरा गड्ढा है, आपको 2 फीट का गिरा दिखा, आपने उसे क्रॉस किया, गिर गए अंदर, मुंह हाथ टूट गया, तब पता चला ये बीमारी है। कौन सी? एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, आपके आँख का कॉर्निया गड़बड़ होता है। इस बिंदु में क्या प्रॉब्लम होती है? आँख के कॉर्निया में प्रॉब्लम होती है। आँख का जो कॉर्निया होता है पूरी तरह से गोल ना होने के कारण आपको ये समस्या मिलती है। इस समस्या में होता क्या है, आपका आँख का कॉर्निया गोल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज़ आपका ध्यान रखने योग्य है, जो आपको ध्यान रखना है और जिस पर थोड़ा सा फोकस करना है, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये कि इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी का इलाज है सिलेंड्रिकल लेंस या बेलनाकार दर्पण। इसको देख लेते हैं, इसका डायग्राम क्या है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है या अबिंदुता में क्या होता है कि जब व्यक्ति को कोई भी वस्तु उसके सामने रखी है तो वो सीधी सीधी ना दिखकर छोटी दिखाई देती है, तिरछी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। तिरछी मतलब उसकी हाइट कम दिखाई देती है ना। तो इसमें हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करते हैं क्योंकि उसका कॉर्निया पूरी तरह से गोल नहीं होता है आँख का, है ना। कॉर्निया का एरिया जो होता है पूरी तरह से गोल ना होने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उसका कॉर्निया को रिक्वायर्ड होगा, उसी हिसाब से सिलेंड्रिकल या बेलनाकार दर्पण का इस्तेमाल करके हम उसके प्रतिबिंब को सीधा करने की कोशिश करते हैं और व्यक्ति की ऊंचाई या गहराई एकदम ओरिजिनल पता चल जाती है। ऐसा इसमें ऐसा होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो दृष्टि दोषों में ये 4 बीमारियां बहुत पूछी जाती है और एक बीमारी कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, आपकी आँख के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं। आपके आँख के अंदर रॉड्स होती हैं और कोन्स होती हैं। आपकी जो नेत्र होती है, नेत्र के अंदर शंकु होते हैं, है ना। जो आपकी आँख होती है, आई होती है, उसमें रॉड्स होते हैं और कोन्स होते हैं। शंकु होते हैं, कंदराएं होती हैं या शलाकाएं होती हैं, जो भी आप मान लीजिए। रॉड्स का काम क्या होता है? रात में देखने की क्षमता विकसित करना। और कोन्स का काम क्या होता है? कलर की पहचान करना, जो रंग बिरंगे कलर आप पहचानते हो। उल्लू की आंख में सिर्फ रॉड पाए जाते हैं। रॉड पाए जाने की वजह से उल्लू सिर्फ रात में देख सकता है, दिन में नहीं देख सकता है। मुर्गे की आंख में सिर्फ कोन पाए जाते हैं। मुर्गा रात में दिखता है नहीं, सुबह होती है फिर वो बांग दे देता है, देखो मुझे दिख गया। क्यों? क्योंकि उसको सुबह दिखने लगता है। ठीक, हमारी आंख में दोनों है। जब हमारी आंख के रॉड्स में प्रॉब्लम होती है तो हमें रात में देखने में दिक्कत होती है। तो इस बीमारी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या रथौंधी। विटामिन ए की कमी से होती है। इसी तरह से जब आपके आंख के कोन में प्रॉब्लम होती है तो आप कलर की पहचान नहीं कर पाते हो, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। वर्णांधता एक जेनेटिक डिसऑर्डर या अनुवांशिक बीमारियां होती है ना। तो इसके बारे में हम बायोलॉजी में देख सकते हैं, वहां पे पढ़ सकते हैं। वर्णांधता का एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न को आपको समझने की जरूरत है। फिलहाल वो उस पैटर्न को हम वहां पर समझ लेंगे। ये आप याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता जो होती है आंख के शंकु से संबंधित प्रॉब्लम होती है और इसमें रेड और ग्रीन कलर आपको नहीं दिखाई देते। और दूसरा होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है जो आपकी आंख की रॉड को प्रॉब्लम करती है, उसे ध्यान रखिएगा। तो गाइस देखिए, ये तो बात हो गई किसके बारे में? ये बात हो गई आपके मिरर और लेंस के बारे में। हमने प्रकाश की एक प्रकृति को देखा, तरंग प्रकृति को, और तरंग प्रकृति पे आधारित 2 घटनाओं को यहां पर हमने विस्तार में समझा, एक परावर्तन, एक अपवर्तन। अब अगली क्लास में हम प्रकाश की अन्य घटनाएं मतलब जैसे कि पूर्णांतिक परावर्तन हो गया, ठीक है, ध्रुवीकरण हो गया, विवर्तन हो गया, इन सब को देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। आई होप कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी। हम यहाँ पर अब इस क्लास को एंड करते हैं। अगली क्लास में हम इसी के आगे कुछ और टॉपिक को बढ़ाते जाएंगे, पिछले टॉपिक्स को जोड़कर आगे के टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। चलिए आज के इस टॉपिक को हम यहाँ पे एंड कर दें दोस्तों। थैंक यू सो मच।